ऑल स्टूडेंट नमस्कार। प्यारे छात्रों, हम सब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस दौर के अंतर्गत जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार के विकल्प होते हैं। आपको अपने कंपटीशन को कैसे फाइट करना है, किस प्रकार से उसको निकालना है, कैसे आपको सक्सेस होना है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। पहले के समय में और आज के समय में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया है। हमारे प्रश्नों की जो प्रकृति है, क्वेश्चन की जो नेचर है, वो समय के अनुसार लगातार बदल रहा है। पहले के समय में ज़्यादातर इतिहास के क्वेश्चन आते थे और हम लगातार उन्हीं को पढ़ते थे। लेकिन अगर हमें कंपटीशन में सक्सेस होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें समय की धारा के अनुसार अपने आप को प्रवाहित करना पड़ेगा। कि जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे चारों तरफ के वातावरण में क्या घटनाक्रम हो रहा है, उसको लेकर करके हम हमेशा सजग रहें। और उसी को लेकर करके मैं आज आपके सामने एक बहुत ही चर्चित मुद्दा लेकर के आया हूं, जो काफ़ी दिनों से पूरे विश्व के अंतर्गत एक तनाव भरा हुआ काम कर रहा है। इस टेंशन का, तनाव का हमारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पूरी दुनिया इसको लेकर के चिंतित है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, कभी दोस्त रहा रूस, कैसे बना यूक्रेन का दुश्मन। क्या है नाटो और अमेरिका की भूमिका, कब, क्यों, कैसे शुरू हुआ ये विवाद। आज हम एक बहुत ही गंभीर टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बहुत दिनों से यूक्रेन और रूस सीमा विवाद चल रहा है। आपके सबके मन में भी ये प्रश्न उपज रहा होगा कि ये है क्या, किस प्रकार से, यानी पूरी दुनिया क्यों इतनी तनावग्रस्त है, क्यों दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हैं और दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की लोग ऐसे कयास लगा जा रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है यदि ये दोनों महाशक्तियां नहीं झुकी तो। आइए हम सबसे पहले इसके बैक हिस्ट्री में जाते हैं। आपके सामने वर्ल्ड का जो मैप है वो लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा एक परिचय कराना चाहूँगा कि आपके सामने जो मैप है उसमें हम थोड़ी सी जानकारी करें, और उसमें आपके सामने विश्व का मैप है, इसमें महाद्वीप है और महासागर है। सभी के लिए एक सामान्य सी जानकारी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लेकिन ये जिसमें आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, इसके जस्ट नीचे साउथ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब हम इस साइड में जब देखते हैं तो आपके सामने है अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप, और इससे जस्ट ऊपर है यूरोप महाद्वीप। अब आपने देखा होगा ये चार महाद्वीप हैं। इन्हीं चार महाद्वीपों के बीच में यहाँ पर ये जो लिख रखा है ये है अटलांटिक, यानी हम इसे दो नाम देते हैं, अंध महासागर भी कहते हैं और अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। ये इन दोनों के चारों महाद्वीपों के बीच में है। अब हम इससे आगे की ओर चलते हैं। एशिया, एशिया जो महाद्वीप है ये दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। और इसके बिल्कुल नीचे आता है आपके सामने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और जो सबसे लास्ट जो आता है वो जो नीचे साउथ ओशियन ये जो दिखा रखा है, इसी के नीचे आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं और आपके सामने 3-4 सागर आपके सामने दिखाई दे रहा है, जैसे इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। इसके अलावा अगर हम ये चलते हैं अटलांटिक ओशियन, और उसके बाद में अगर हम पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर है। ये मैंने आपको एक सामान्य सी जानकारी दी है कि हमारे यहाँ पर टोटल 7 महाद्वीप हैं और 4 महासागर हैं। सबसे ऊपर आपको जो चौथा महासागर है आर्कटिक, जो सबसे छोटा है और सबसे कम गहरा है। ये एक आपको सामान्य सी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है रूस यानी रसिया। आप अगर ये देखना चाहोगे तो आप देखिए ये पूर्व दिशा से और पश्चिम दिशा की ओर बहुत लंबाई में फैला है, बहुत ज़्यादा लंबाई में फैला है।
अब आपके सामने है ये रसिया, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में भी है ये। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो यही टॉपिक है, रसिया वाला टॉपिक। तो अब आपके सबको ये क्लियर होना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एशिया महाद्वीप है और उसी से जस्ट ऊपर, वैसे ये माना जाता है यूरोप महाद्वीप में, रसिया जो है, रूस है, ये यूरोप महाद्वीप में माना जाता है। इसके नीचे आपने कुछ देश देख रहे हैं आप, जैसे कजाकिस्तान है, ये जो छोटी छोटी जो देश जो दिखाई दे रहे हैं, ये कभी आपस में एक जगह पर इकट्ठा थे। अब हम चलते हैं इसकी क्या कहानी है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज को समझने के लिए हम उसकी पीछे की स्टोरी को समझते हैं। आपके सामने एक नया मैप आया जिस पे लिखा हुआ है यूएसएसआर। ये और इसमें सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो मैप है जो गुलाबी कलर में है, ये है रसिया का मैप। वर्तमान समय में ये रसिया का मैप यानी रूस का मैप है और इसके साथ में कुछ छोटे छोटे अलग अलग जो कलर्स हैं, उनमें अलग अलग जो देश हैं वो दिखाए गए हैं इनमें। और आपके सामने ऊपर दिखाई दिया गया है यूक्रेन, जिसके ऊपर हम विशेष रूप से आज चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि यूएसएसआर क्या है। 1917 में रूस के अंतर्गत क्रांति हुई लेनिन के नेतृत्व में, और उस क्रांति के बाद में 1922 में लगभग 15 जो देश थे उन्होंने मिलकर करके एक संगठन बनाया। उसका नाम था सोवियत संघ रूस यानी यूएसएसआर, और ये दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में ये कार्य कर रहा था। लेकिन इसमें आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि मैंने लिख रखा है शीत युद्ध का परिणाम, यानी यूएसएसआर जो था वो शीत युद्ध के परिणाम के रूप में विघटित हुआ दिसंबर 1991 में, और इसमें 15 जो देश थे वो अलग हो गए। उन्हीं में से एक देश रहा है यूक्रेन। ये मैंने आपको बताया है यूएसएसआर की स्थापना के बारे में। अब हम इसकी कहानी को समझने के लिए और आगे चलते हैं। दूसरा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 1945 तक चला। ये आप सबको मालूम है, जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया, हिटलर ने जब आक्रमण किया, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो 1945 तक चला। दूसरे विश्व युद्ध में ये दो भागों में बटा था, एक थे मित्र राष्ट्र और एक थे ध्रुवी राष्ट्र। प्यारे छात्रों, जितना मैं आपको समझा रहा हूं ये सभी एग्जाम के पर्पज से है, और इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन ये बना, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक परिणाम क्या था? यानी जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया, जिसकी वजह से ये युद्ध प्रारंभ हुआ। तो पूरी जो दुनिया थी वो दो भागों में बटी, एक थे मित्र राष्ट्र और दूसरे थे ध्रुवी राष्ट्र। अब आपके सामने मित्र राष्ट्र की मैंने एक टेबल बनाई है। ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, ये सभी इनका एक गुट था, उसको नाम दिया गया मित्र राष्ट्र। दूसरे इनके अपोजिट विपक्ष में जो बने थे, जिनका नेतृत्व मेन रूप से जर्मनी कर रहा था, जिन्हें हम कहते हैं ध्रुवी राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान, बाकी और भी देश थे काफी। तो इन्होंने अपना अपना गुट बनाया और द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत भाग लिया। अब इसमें जो विजय हुए वो हुए मित्र राष्ट्र। और आप सबको ये सब कुछ मालूम भी है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में अमेरिका ने बम डाले। हिरोशिमा और नागासाकी जापान में है। जैसे ही परमाणु बम डाले गए, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद मैंने आपको बताया है, जो नीचे जो आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। अब हम इसे समझते हैं, आखिर शीत युद्ध यानी दूसरा युद्ध तो अभी समाप्ति हुआ था, तो क्या तीसरा युद्ध प्रारंभ हो गया? नहीं, आपको समझना होगा।
शीत युद्ध का मतलब क्या है। दो महाशक्तियां, एक है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये पूंजीवादी देशों का संगठन है, नेतृत्व कर रही थी, और दूसरे थी यूएसएसआर, जो मैं पीछे आपको बता चुका हूं, जिसको 1922 में स्थापित किया गया था। ये साम्यवादी देशों का संगठन है। इनके मध्य में आपसी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गई, कोई लड़ाई नहीं हुई वहां पर, यानी दो लोगों के बीच में जब विचारों का तालमेल नहीं बैठता है और दोनों एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं, इसको ऐसे ही समझो, यही था शीत युद्ध। आपसी कोई लड़ाई नहीं थी, केवल वैचारिक मतभेद थे। ये वैचारिक मतभेद हुए क्यों, इसका एक कारण समझते हैं। मैंने आपको बताया कि दूसरे विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसका मूल कारण था मित्र राष्ट्र यानी अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम डाले। जब ये परमाणु बम डाले गए तो जो रूस का जो राष्ट्रपति था उसके मन में एक ख्याल आया, एक प्रश्न उठा कि जब अमेरिका के पास में परमाणु बम थे तो उन्होंने तो कभी इस बात को शेयर नहीं किया, यानी हमारे साथ कभी साझा ही नहीं किया। इसका मतलब उसने छिपा रखे थे और वो दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है। इसी को लेकर करके दोनों के बीच महाशक्ति बनने की होड़ में शीत युद्ध का आरंभ हुआ। अब आप समझो, शीत युद्ध के समय में साम्यवादी देश और पूंजीवादी देश दोनों ने अपने अपने गठबंधन को बनाया। आपके सामने है नाटो, क्योंकि आपने जब मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो आपने उसमें लिखा था नाटो क्या है और अमेरिका की क्या भूमिका है। अब हम चलते हैं नाटो पर। आपके सामने है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक जो महासागर, जो मैंने आपको सबसे पहले मैप में जो दिखाया था, ये उन्हीं देशों का संगठन है जो केवल उत्तरी अटलांटिक में जितने भी जो देश थे उनके साथ में अमेरिका ने एक गठबंधन बनाया और उसे नाम दिया गया नाटो। इसकी स्थापना हुई अप्रैल 1949 में। आपके सामने 2 अलग अलग चीजें हैं, जिसमें कुल देश हैं 30, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई उस समय केवल 12 देश थे। वर्तमान में बढ़ करके आ गए हैं 30 देश। यहीं से हमारी ये कहानी स्टार्ट होती है। जो मेन हमारा जो विवाद रहा है वो यहीं से है। इसमें 30 देश है। ये अमेरिका ने ये गुट बनाया। अब नाटो का मतलब क्या था? अमेरिका ने ये गुट इसलिए बनाया और उसने कहा कि जो भी नाटो का सदस्य बनेगा तो उसमें अगर किसी भी नाटो के किसी भी सदस्य देश के ऊपर अगर कोई देश हमला कर देता है तो अमेरिका वो हमला अपने ऊपर मानता है। यानी किसी भी एक देश पर हमले का मतलब है इसके सभी जो टोटल जो 30 देश हैं वो ये समझेंगे कि ये हमला हमारे ऊपर हुआ है। इसलिए उन्होंने अपना एक गठबंधन बनाया। दूसरा, उसी के सामने एक वार्सा पैक्ट बनाया 1955 में। ये साम्यवादी देशों का संगठन था। साम्यवादी देश जिसका नेतृत्व कर रहा था रूस। यानी अब आपके सामने है एक नाटो है और एक है वार्सा पैक्ट। वार्सा का नेतृत्व कर रहा है रूस और नाटो का नेतृत्व कर रहा है अमेरिका। जब ये दोनों जब गठबंधन बन रहे थे उस समय भारत आजाद हुआ था और भारत को इन दोनों गठबंधनों में किसी भी एक में शामिल होना था। लेकिन भारत ने दोनों के साथ किसी के गठबंधन में शामिल न होकर के अपना एक नया गठबंधन बनाया, जिसमें मैंने आपके सामने 5 ये लिखे हैं नाम। भारत के प्रधानमंत्री, मिस्र के राष्ट्रपति, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और घाना के राष्ट्रपति। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गुटनिरपेक्ष जो संगठन जो अप्रैल 1961 में बना, इनके इन देशों के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनका क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आप मिलान करके बताइए इसकी स्थापना कब हुई, कौन गुटनिरपेक्ष में कौन कौन से जो राजनेता थे जिन्होंने ये बनाया। और इसका मतलब था कि ना तो ये नाटो में शामिल थे ना ही वार्सा पैक्ट में शामिल थे। इनका अपना एक अलग गठबंधन रहा। तो आप सभी को ये बहुत अच्छे तरीके से याद भी करने हैं कि गुटनिरपेक्ष संगठन में कौन कौन से थे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा नाटो क्या है, वार्सा क्या है और भारत की स्थिति इन दोनों संगठनों में कहां पर है। तो आपके सामने है भारत दोनों में किसी के साथ भी नहीं था। अब हमारा जो विवाद है, जो मैंने कहा कि नाटो से जुड़ा हुआ है, यूक्रेन और रूस का। आपके सामने अब हम चलते हैं
रूस की ओर सफ़र करते हैं। आपके सामने रसिया है, बहुत बड़ा मैप है जो मैंने आपको बताया। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वह है रूस। रूस के साथ में नीचे है कजाकिस्तान, भी आपको दिखाई दे रहा है, कजाकिस्तान है। अब इसी ये कजाकिस्तान के साथ साथ मैं आपको दिखा दूं, एक ब्लू कलर दिखाई दे रहा है इसमें। ये जो ब्लू कलर है ये है कैस्पियन सागर। आपने पढ़ा होगा कि खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सी है, कैस्पियन सागर। तो ये भी आपको ध्यान करना है कि कैस्पियन सागर कहाँ है, 2-3 देशों के बीच में आती है कैस्पियन सागर। इसके साथ में दूसरे अगर हम देश की ओर बात करते हैं तो ये जो येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है ये है यूक्रेन। अब आपके सामने एक तस्वीर क्लियर होनी चाहिए प्यारे छात्रों। एक साइड में है रूस और रूस की सीमा के साथ लगता है यूक्रेन। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं आपको कि इससे ऊपर है बेलारूस और इससे ऊपर 2-3 देश और भी हैं। जैसे यहां पर है एस्थोनिया, ये एस्थोनिया है, ठीक है। तो ये एस्थोनिया, लाटविया, ये इन देशों के अंतर्गत नाटो में ये सदस्य देश में है, लेकिन इनकी जो सीमा है वो कम लगती है। इससे नीचे हम जब देखते हैं तो यूक्रेन आता है। अब यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है। यही विवाद है रूस और यूक्रेन विवाद, कि नाटो की सदस्यता लेना चाहता है यूक्रेन। यूक्रेन क्यों बनना चाहता है नाटो का सदस्य देश, इसको समझने के लिए आइए अब हम चलते हैं 2022 से वापस 2014 की ओर। आपके सामने रसिया और यूक्रेन, 2 मानचित्रों की जो बाउंड्री है वो दिखाई दे रही है। इसी के नीचे एक सागर है, सी ऑफ अजोव, और उसके नीचे है ब्लैक सी। यानी आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि अजोव सागर, कई बार बहुत छोटे से क्वेश्चनों में पूछा जाता है अजोव सागर कहाँ है। तो अब आप देखिए यूक्रेन और रूस दोनों की सीमा के बीच में आता है। इसी के नीचे आता है, यानी अजोव सागर और ब्लैक सी, काला सागर, इन दोनों के बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा क्रीमिया। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया। 2014 तक यूक्रेन का हिस्सा था क्रीमिया। जैसे ही रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया उसके बाद यूक्रेन चिंतित हो गया और यूक्रेन को लगने लगा कि दुनिया की ये महाशक्ति धीरे धीरे संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी। जो पहले कभी दोस्त थे, हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में, व्यापार, आयात निर्यात सभी में एक प्रमुख भागीदार था यूक्रेन और रूस, इनके बीच में आपसी मतभेद प्रारंभ हो गए और इन्हीं का फायदा उठाना चाह रहा था अमेरिका। इसलिए यूक्रेन को अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए दिखाई दिया अमेरिका। और अमेरिका की ओर जैसे उसने रुख किया तो वहाँ अमेरिका नेतृत्व कर रहा है नाटो का, और अमेरिका भी चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी रसिया की बाउंड्री तक पहुंचने की कोशिश करूं। इसी को लेकर करके रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद है। वर्तमान में यूक्रेन नाटो का सदस्य बन रहा है, उसकी कोशिश कर रहा है, और रसिया लगातार धमकी दे रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो का सदस्य देश नहीं बनाई। इसीलिए 2022 में वर्तमान समय में रूस ने लगभग 1.25 लाख सैनिकों को इसकी बाउंड्री के ऊपर खड़ा कर रखा है, और अमेरिका ने भी अपने सैनिकों को यूरोप में भेजा है, यूक्रेन के पास में भेजा है। ऐसा लग रहा है और ऐसी धमकी दी गई है कि फरवरी के महीने में कभी भी रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। तो ये है रसिया और यूक्रेन का विवाद। अब इसको समझने के बाद अब मैं आपको लिए चलता हूं इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था की ओर। यूक्रेन और रूस
दोनों देश में कौन पावरफुल है और क्या इनकी ज्योग्राफिकल स्थिति है और क्या इनकी अर्थव्यवस्था की स्थिति है। इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर करके अब समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा देश ज़्यादा पावरफुल है। और सबसे अंत में हम इसके बारे में जानकारी करेंगे कि यदि ये युद्ध होता है तो उसका यूरोप महाद्वीप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके सामने दो नाम हैं, एक साइड में है रूस, एक साइड में है यूक्रेन। रूस की राजधानी है मॉस्को, यूक्रेन की राजधानी है कीव। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान है और कई प्रकार की कलाओं में ये माहिर है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। ये आपके सामने तस्वीर भी है उनकी। रूस की जनसंख्या है 14.4 करोड़ और यूक्रेन की जनसंख्या है 4.4 करोड़। रूस में तेल के भंडार हैं 80 अरब बैरल और यूक्रेन में तेल के भंडार हैं 395 मिलियन बैरल। गैस के भंडार हैं 48,938 मिलियन क्यूबिक मीटर रूस में, जबकि यूक्रेन में है 349 मिलियन क्यूबिक मीटर। ये मैंने आपको दोनों की तुलना करके बताई है। जैसे आप इसकी तुलना को जब समझ रहे होंगे तो आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा कि रूस जो है वो यूक्रेन से काफ़ी बड़ा भी है, 28 गुना बड़ा है यूक्रेन से, और हर एक दृष्टि से देखा जाए तो वो आगे भी है। लेकिन तेल में, प्राकृतिक गैस में रूस का वर्चस्व है। यूक्रेन में भी है लेकिन रूस का ज़्यादा वर्चस्व है। और रूस से जो गैस है और जो तेल है वो यूक्रेन के माध्यम से यूरोप में जाता है। तो और रूस और यूक्रेन सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। देखिए मैंने नीचे लिखा भी है, यदि यूक्रेन और रूस के बीच में विवाद हुआ तो यूरोप में जम जाएगी बर्फ। इसका मतलब समझिए, क्या यूरोप में बर्फ जम जाएगी? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि रूस जो प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार वाला देश है, जिससे यूरोप को गैस मिलना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी और संपूर्ण यूरोप में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। और इसका सर्वाधिक लाभ कौन उठाना चाहता है? अमेरिका। कैसे? क्योंकि अमेरिका के पास में भी तेल और प्राकृतिक गैस है। जब वो रूस से जब सप्लाई नहीं होगी तो ऊंचे दामों पर हम यूरोप में बेच करके वो आर्थिक लाभ कमाना चाहता है। तो अब आपको ये भी समझना है, रूस और यूक्रेन विवाद अगर उत्पन्न होता है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा तेल और गैस के ऊपर, ऊर्जा संकट के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव हो सकता है। ये इन दोनों के बीच में एक विवाद का कारण भी है और इसका सर्वाधिक जो लाभ उठाना चाहता है वो उठाना चाहता है अमेरिका। तो दोस्तों, ये विवाद रहा रूस और यूक्रेन का। ये रहा आज का अपना टॉपिक। आगे भी अगर आप किसी भी करंट अफेयर से संबंधित कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप कमेंट करें। 24 घंटे के अंतर्गत आपके पास में जवाब पहुंचेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।